Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो एक्सप्लोरेटरी स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस विद आर सॉफ्टवेयर अर्थात ESDAR इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको याद होगा कि पिछले कई लेक्चरों में हम लोग ने अपने ग्राफिकल टूल के बारे में बात करी है। आज भी हम इन्हीं ग्राफिकल टूल की ही बात करेंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ अलग तरीके के ग्राफ दिखाने की कोशिश करेंगे। अब तक आपने बार चार्ट, हिस्टोग्राम इत्यादि तरीके के चार्ट्स देखे हैं, ग्राफ्स देखे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, बार बना देते हैं। अब हमारे पास बहुत से ऐसे चार्ट होते हैं, ऐसे ग्राफिक्स होते हैं जिसमें हमारा कर्व होता है। अब यहाँ पे कई तरह के सवाल उठते हैं। जो आपका डेटा होता है वो तो पॉइंट पर होता है, और जो कर्व, आप कोई भी कर्व अगर बनाएंगे, आपने अगर कोई भी अगर कर्व अगर देखा हुआ है तो वो स्मूथ होता है। स्मूथ होने का क्या मतलब है, उसमें आपको कहीं पे पॉइंट नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो ये स्मूथनेस कहाँ से आ जाती है और ये कर्व कहाँ से आ जाते हैं, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण कहता हूँ कि जब आप क्लास 10 क्लास 12 में होते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक हमारा सवाल होता है कि हमको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, x1 y1 और x2 y2, और हमसे ये पूछा जाता है कि उन दो पॉइंट्स को जोड़ती हुई लाइन की इक्वेशन बताइए, उस लाइन की समीकरण बताइए। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है वहाँ से हम उन जोड़ने वाली इक्वेशन का नाम निकाल देते हैं, उसका जो भी इक्वेशन होती है उसको हम निकाल देते हैं। और अगर हम उसको प्लॉट करने की कोशिश करें तो क्या करेंगे, ये अगर हमारे दो पॉइंट्स हैं इनको हम एक लाइन से जोड़ देते हैं। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको x1 y1 और x2 y2 के बीच के की जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी उसको मैं आपको हटा देता हूँ वहाँ से, और मैं कहता हूँ आपको उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है, और मैं आपको खाली उस लाइन की इक्वेशन दिखा रहा हूँ। राइट, वो लाइन की इक्वेशन कैसी, ऐसी कुछ होगी, आपकी लाइन बिल्कुल एक सीधी लाइन, और जो आपके यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स थे, इसके एंड पॉइंट्स, उसको मैंने छुपा दिया। अब ये मुझे बताइए, जो आपके सामने एक लाइन बन के आएगी उससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। कुछ आपको ऐसी तो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस लाइन पे हमारे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उसी लाइन पर ही लाई करेंगे। तो आप ये सोच सकते हो कि उस लाइन पर कितने पॉइंट लाई करेंगे, 1, 2, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कितने पॉइंट करेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करेंगे। और आप ये सोचिए कि अगर हम उन इनफाइनाइट पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें, राइट, सारे पॉइंट को एक के बाद अगर हम एक रख दें तो आपको कैसा लगेगा, एक आपको स्मूथ कर्व मिल जाएगा। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमारे पास सांख्यिकी में भी होता है कि अगर मुझे कोई भी स्मूथ कर्व बनाना है तो स्मूथ कर्व बनाने के लिए जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वो तो पॉइंट्स की वैल्यू होती है, वो कुछ दिए हुए पॉइंट्स पर हमारे पास डेटा होता है, और उस डेटा को हम एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन करते हैं। स्मूथ कर्व का क्या मतलब होता है, मैंने अपना पेन एक जगह पे रखा और पेन को मैंने उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना शुरू किया, और कंडीशन है कि मैं पॉइंट से उस पेन को हटाऊंगा नहीं। अगर मैंने कागज़ पर, अगर ये मैंने पेन अगर रखा हुआ है, तो मैंने अगर ये पेन रखा है तो मैं उठा करके एक ही साथ उसको तैयार कर दूंगा। अर्थात मैं क्या कर रहा हूँ, अपने सारे पॉइंट्स को एक स्मूथ कर्व से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और बाद में हमारे पॉइंट्स वहाँ से हट जाते हैं, आपको पॉइंट नहीं दिखाई पड़ते हैं। राइट, तो उसी तरीके से हमारे स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में इस तरह के बहुत से स्मूथ कर्व बनाए जाते हैं, और उन स्मूथ कर्व से फ़ायदा क्या होता है, वो आपको एक प्रोसेस का जनरल प्रारूप देते हैं। अब इसमें समस्या ये आती है कि जब आप इन पॉइंट्स को
बनाने की कोशिश सॉफ्टवेयर में करते हैं तो सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा? सॉफ्टवेयर में तो ऐसा कोई पेन नहीं होता है कि मैंने पेन रखा और यूं मैंने चलाना शुरू कर दिया और पेन को मैंने उठाया नहीं और एक हमारा स्मूथ कर्व बन गया। तो देखिए, कर्व बनाना तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन आपका काम क्या है? वो कर्व मेरे कैसे बनते हैं, उनके पीछे की क्या स्टोरी है, उनके पीछे की क्या कहानी है, उनके पीछे के क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो समझना एटलीस्ट मेरे हिसाब से बहुत आवश्यक है और वो ज़्यादा आवश्यक है। जो कर्व प्लॉट करना है वो तो आपने एक बार में कमांड दिया, कर्व आपको बन जाएगा। लेकिन अगर आपको कर्व बनाने के पीछे का जो कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको उसी कर्व को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो आपको उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा आपको नहीं समझ में आएगा। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि एक ही डेटा के लिए अगर मुझको 2 कर्व मिल रहे हैं तो उसमें क्यों फ़र्क आ रहा है और उसमें से हमें कैसे चुनने की कोशिश करें कि कौन सा हमारा कर्व सही है और कौन सा हमारा कर्व बहुत अच्छा नहीं है। राइट, तो इसी टॉपिक पर हम आज बात करेंगे और हम आपको, हमारे पास एक डेंसिटी प्लॉट्स होते हैं तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे और उन डेंसिटी प्लॉट्स को बनाने के लिए हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स में कॉन्सेप्ट होता है कर्नल फंक्शंस। उन फंक्शन की सहायता से हम उस डेंसिटी प्लॉट को बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके बारे में हम सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है जो हमारे एक प्लॉट होता है, उसको बोलते हैं स्टेम लीफ प्लॉट। स्टेम लीफ प्लॉट क्या होता है? जैसे आपने कोई पौधा देखा है, पेड़ में क्या होता है? एक स्टेम होता है और उसमें से बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं या उसमें से बहुत सारी पत्तियां निकली होती हैं। तो उसी की बेसिस पे हमारे पास यहाँ पर स्टेम लीफ प्लॉट का भी कॉन्सेप्ट है। तो हम ये 2 टॉपिक आज इस लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा, आप उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। राइट, तो चलिए हम अपने आज लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि इस लेक्चर की स्लाइड्स आपको कहाँ से मिलेंगी। इस लेक्चर की स्लाइड्स मैंने अपने होम पेज पर अपलोड कर दी हैं और आप उस होम पेज पर चले जाएंगे तो आपको एक स्वयं प्रभा नाम का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, अपने कोर्स के अंदर आएंगे तो आपको इस लेक्चर के साथ में बाकी लेक्चर्स की भी जो फाइल्स हैं वो PDF फॉर्मेट में वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप उनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब सवाल सिर्फ इतना सा बचा है कि हमारे होम पेज का एड्रेस क्या है। तो हमारे होम पेज का एड्रेस है home.iitk.ac.in/SHALAB/SP का मतलब क्या होता है? स्वयं प्रभा। और अगर आपको इस एड्रेस में पहुंचने में या आपको यहाँ से याद करने में दिक्कत आ रही है या इसको लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्टली आप इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और जब आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली इसी एड्रेस पर ले आएगा। और आपको अगर इसमें भी दिक्कत आ रही है तो आप इंटरनेट के कोई भी सर्च इंजन में चले जाइए, वहाँ पे आप हमारा नाम टाइप कर दीजिए, हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम टाइप कर दिए IIT कानपुर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा होम पेज वहाँ पर मिल जाएगा और इस होम पेज में जब आप आएंगे तो स्वयं प्रभा लिंक के अंदर जाकर के आपको अपने कोर्स की स्लाइड्स मिल जाएंगी। राइट, तो चलिए अब हम एक छोटी सी बात करते हैं पहले और थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा पिछले टर्न पर हम लोगों ने हिस्टोग्राम की बात करी थी। राइट, अब आप जरा सा समझिए कि हिस्टोग्राम बनाने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक डेटा ऐसा है जो हमारा 1 से 100 के बीच में है और अगर मान लीजिए मैंने 1 और 100 की वैल्यू यहाँ पे लिखी और बीच में मैंने कर दिया 50 और एक मैंने यहाँ पर हिस्टोग्राम तैयार कर दिया। राइट, तो उसमें से क्या हुआ? 1 से 50 तक की वैल्यूज़ आपके इस पॉइंट में इस बार में आ गई और जो 50 से 100 तक की वैल्यू है यहाँ पे अगले बार के अंदर आ गई। अब हमें क्या करते हैं, ये जो हमारी बार की विड्थ है, चलिए इसको हम इन जनरल डिफाइन कर लेते हैं A0, A1 और A2। राइट, तो हमारे क्लास इंटरवल क्या हो गए? A0 से A1 और A1 से A2। इस क्लास इंटरवल की आपकी विड्थ कितनी है? जो आपने बार बनाई है इसकी विड्थ कितनी हो गई? 50 यूनिट। राइट, अब हम एक काम करते हैं, जरा सा इस बार की जो हमारी विड्थ है इसको हम छोटा करने की कोशिश करते हैं और हम 50 की जगह इसको हम 25 कर देते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर एक और रंग से अपना बार डायग्राम इसी पे बनाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा फिगर अंत में क्लमजी हो जाएगी, लेकिन आपको समझाने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे 25 कर दिया, यहाँ पे 75 कर दिया। शायद हो सकता है कि ये बार हमारी कुछ ऐसे बन जाए। राइट, और इसी तरह से मैंने यहाँ पे किया तो ये शायद एक बार
ऐसी बन जाए और एक बार हमारी ऐसी बन जाए, कुछ इसी तरह की बार बन जाएगी। राइट, आप हमारी ड्राइंग पे ना जाइएगा, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। ओके, तो उसके बाद में आपने क्या किया कि देखिए आपने अपनी बार की जो विड्थ थी उसको आपने 50 से 25 कर दिया। अब हम क्या करते हैं, बार की विड्थ को हम सपोजिए 10 कर देते हैं। तो जब हम 10 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इंटरवल आ जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। राइट, अब हम एक काम करते हैं, जरा सा ये जो हमारे नए क्लास इंटरवल की विड्थ आई है उसके हिसाब से हम हिस्टोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसा हमारा हिस्टोग्राम बन जाएगा ऐसे करते हुए। राइट, इसी तरह से हमारा बन जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, जरा सा इस विड्थ को भी हम कम करते हैं, 5 करते हैं। तो अब अगर हम 5 करेंगे तो ये जो हमारा बार डायग्राम है ये हमारा इसकी जो बार्स हैं बहुत ही क्लोज हो जाएंगी और क्लोज हो जाएंगी हमारी बार। राइट, आप इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, आपका बार डायग्राम बन जाएगा। अब आप ये सोचिए कि अगर हम इस बार की जो विड्थ है इसको हम और छोटा कर दें, तो जिस तरीके से आप देख रहे हो कि अगर हम आपको किसी बार को यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं और इसी को हम छोटे छोटे हिस्सों में हम फिर से डिवाइड करते जा रहे हैं। राइट, तो इसमें से अंत में देखिए होगा क्या, अगर यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी विड्थ की बहुत सारी अगर बार्स बन जाएंगी तो आपको कुछ यहाँ पर ऐसा ग्राफ नहीं दिखाई देगा, जैसे कि आपको यहाँ पे कोई बार नहीं दिखाई देगी, बट इस तरह की कुछ बार्स आपको बहुत ही करीब करीब दिखाई पड़ने लगेंगी। राइट, और अगर हम आपसे कहें कि आप इन बार्स के जो सेंट्रल पॉइंट हैं उनको आपस में ज्वाइन करने की कोशिश करिए। राइट, अगर हम मान लीजिए इसी एक हिस्टोग्राम को यहाँ पर बनाते हैं। राइट, और अगर हम उसके जो मिड पॉइंट्स हैं इनको हम आपस में ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। राइट, तो ये हमारा कुछ ऐसा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। राइट, अब अगर हम इन्हीं बार की विड्थ को अगर हम और कम करते जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बार की संख्या बढ़ती जाएगी। राइट, और अगर हम हर एक बार के जो मध्य बिंदु हैं, जो उसके मिड पॉइंट्स हैं, जो हमारे क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे बार का जो टॉप पॉइंट है, जैसे ये हमारा टॉप पॉइंट है ऊपर वाला, उसको अगर हम ज्वाइन करने की कोशिश करें तो अंततः आपको देखिए कुछ आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपको कुछ एक स्मूथ कर्व टाइप का नहीं मिल जाएगा। राइट, और इसी चीज़ को अगर हम मान लीजिए हम यहाँ पे एक पिक्चर में साफ साफ आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम यहाँ पर मान लीजिए एक ऐसा हिस्टोग्राम बना देते हैं और इनके हमने जो टॉप पर मिड पॉइंट्स हैं उनको मैंने ले लिया और उसके बाद में मैंने इनके पॉइंट्स को मैंने एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दिया। राइट, तो आपको देखिए एक स्मूथ कर्व मिल जाएगा। तो जो भी हमारा स्टैटिस्टिक्स में स्मूथ कर्व आता है उसके पीछे एक जो फंडामेंटल ये होता है कि हम हिस्टोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं और हिस्टोग्राम में हम जो उनके मिड पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम अपनी फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पर, तो उसी में हम अपने हिस्टोग्राम की जो बार्स होती हैं इनकी विड्थ को हम कम करने की कोशिश करते हैं और धीमे धीमे करके हम उसकी बार की विड्थ को ज़ीरो की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। ज़ीरो तो नहीं होगी, लेकिन हमारा जैसे कॉन्सेप्ट होता है कन्वर्जेंस का कि हम धीमे धीमे उसकी विड्थ को कम करते जाएंगे तो आपकी बार की जो संख्या है उसी डेटा रेंज में और बढ़ती जाएंगी। और जब एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके पास बार की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपका जो हिस्टोग्राम है वो आपको एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देने लगेगा जैसे देखिए आपने ये बनाया है। और साथ ही में हम अगर आपको एक काम और भी करने को कहें कि आप हर बार हिस्टोग्राम को तैयार करिए और जो उसके मिड पॉइंट्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है आप उसको ज्वाइन करने की कोशिश करिए। राइट, तो शुरू में तो आपको पॉलीगन मिलेगा, आपको जो लाइंस से आप दो बार्स के टॉप को आप ज्वाइन करेंगे वो आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे आपके बार की विड्थ कम होती जाएगी आपका ये जो पॉलीगन है स्मूथ होता जाएगा और अंततः अगर हम कहें तो एज लिमिट नंबर ऑफ बार्स बिकम्स वेरी वेरी लार्ज। राइट, ये जो आपका पॉलीगन है ये आपको आँख से एक स्मूथ कर्व की तरह दिखाई पड़ने लगेगा।
राइट। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे स्मूथ कर्व का कॉन्सेप्ट देते हैं कि हमने बहुत सारे पॉइंट्स को, अगर हम कहें कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को जैसे मैंने यहाँ पर प्लॉट कर लिया, और अगर ये पॉइंट्स हमारे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर, तो आपको देखिए ये जो कर्व है ये आपको एक स्मूथ कर्व दिखाई पड़ता रहेगा। जैसे कि हम कहें एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। राइट, आप हमारे पेन पर ध्यान दीजिए। और इसके बाद में मैंने इसमें पॉइंट बढ़ा दिए, फिर से मैंने इसमें पॉइंट बढ़ा दिए, राइट, फिर से मैंने इसमें पॉइंट और इंक्रीज़ कर दिए। तो अगर हम पॉइंट इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे अगर, तो अल्टीमेटली आपको ये सारे पॉइंट आपस में बिल्कुल एक स्मूथ कर्व की तरह आपको मिल जाएंगे। और इसको अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसे ही नहीं बन जाएगा ये, राइट। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट होता है जब भी कभी हम स्मूथ कर्व प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ओके, और जो भी हमारे सांख्यिकी में एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, आपने शायद नाम भी सुन करके रखे होंगे। एक बहुत ही हमारा पॉपुलर नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, जिसका कर्व हमारा इस तरीके का होता है। तो इसीलिए जो भी हमारे इसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है ये एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। और अगर हम उसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व, राइट। तो ये जो नाम है ना डेंसिटी वहीं से आया है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से। और स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होते हैं कंटिन्यूअस, एक होते हैं डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो जब भी हमारे पास कोई कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और जब हमारा वेरिएबल कोई डिस्क्रीट होता है तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, राइट। तो प्रोबेबिलिटी तो ऑब्वियसली जब अगर आपका कोई वेरिएबल कंटिन्यूअस अगर नहीं है और डिस्क्रीट है तो वो खाली एक कुछ ही जो हमारे डिस्क्रीट पॉइंट है वहाँ पर वैल्यू लेता है। लेकिन कंटिन्यूअस केस में जो भी हमारा फंक्शन है वो हर एक पॉइंट पर कोई ना कोई वैल्यू ले लेता है। और इसीलिए हमारे पास ये जो कंटिन्यूअस प्लॉट्स आते हैं उसका हम नाम देते हैं डेंसिटी प्लॉट्स, जैसा मैंने इसका टाइटल लिखा हुआ है। अब एक समस्या और आती है कि ये जो हमारा डेंसिटी प्लॉट है इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को प्लॉट करने के लिए आपको कोई एक मैथमेटिकल फंक्शन की आवश्यकता होती है। कि जैसे कि अगर हम कहें कि कोई मैथमेटिकल फंक्शन हमारा कुछ एक संबंध ऐसा है y = f(x), तो हम क्या करते हैं x एक्सिस पर हम x की वैल्यू लेते हैं और y एक्सिस पर हम f(x) की वैल्यू लेते हैं, और उनके जो भी पॉइंट्स आते हैं उनको हम आपस में प्लॉट कर देते हैं। यही तो करते हैं आप मैथमेटिक्स में, जो भी आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है जहाँ पर हम कर्व ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से जब हमको कर्व बनाना होता है तो हम डिफरेंट तरीके के फंक्शंस लेते हैं और उन फंक्शन को हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। और वह फंक्शन हमारे ऐसे होने चाहिए कि जिसके द्वारा हम अपने हिस्टोग्राम की जो विड्थ है उसको भी कम कर सकें, राइट। ऐसे जो फंक्शन हमारे होते हैं उनको हम बोलते हैं कर्नल डेंसिटी फंक्शंस, और KERNEL, कर्नल, राइट। तो यहाँ पर हम जिस कर्व की बात करने जा रहे हैं उसमें हम इस कर्नल फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे और हम एक स्मूथ कर्व प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इसी के बारे में हम आपको यहाँ पे कर्नल डेंसिटी प्लॉट की बात करने जा रहे हैं, राइट। चलिए अब हम आपको अपनी स्लाइड से बताते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लिख करके रखा है, और उसके बाद में हम आपको इस कर्नल डेंसिटी को प्लॉट करके भी दिखाएंगे। इसको प्लॉट करना आर में बहुत ही आसान काम है। हमारे पास कमांड होता है और जैसे आपने बार प्लॉट, हिस्टोग्राम इत्यादि का प्लॉट किया, ऐसे ही आप इसका भी कर सकते हो। लेकिन इसके पीछे ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि कर्व हमारा कहाँ से आ रहा है और जो कर्व के हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं हम उनको कैसे कंट्रोल करें, राइट। तो आप ये अब मोटी मोटी भाषा में आप ये मान सकते हो कि अगर हम कहें यहाँ पर एक हमारा ये हिस्टोग्राम है, राइट, और इसके जो मिड पॉइंट्स हैं इसको आप आपस में ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो आपको इस कर्व का जो भी एक फंक्शनल फॉर्म होता है f(x) ये भी चाहिए होगा, जिसके द्वारा आप इस हिस्टोग्राम की जो विड्थ हमारी है
जो इसके बार की विड्थ है इसको आप कंट्रोल कर सको, राइट। तो जैसे आप मैंने देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ है कि जब भी हम हिस्टोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं तो डेटा हमारा कंटिन्यूस होता है और उसको हम आर्टिफिशियली कैटेगराइज करते हैं। आर्टिफिशियली कैटेगराइज का मतलब ये है कि ये हमारी इच्छा होती है कि हम जो भी क्लास इंटरवल की विड्थ है उसको हम 5 यूनिट के लिए, 10 यूनिट के लिए, 15 यूनिट के लिए, कि 20 यूनिट के लिए इत्यादि। और ये जो हमारी क्लास इंटरवल की विड्थ होती है, ये हमारा हिस्टोग्राम के कंस्ट्रक्शन में आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसी से हमारा हिस्टोग्राम का जो लुक है पूरा बदल जाता है। उसी तरीके से हिस्टोग्राम की तरह ही हमारे पास एक और ऑप्शन है इस तरह के प्लॉट करने का, उसको हम बोलते हैं कर्नल डेंसिटी प्लॉट। ये क्या होता है? ये हमारा एक स्मूथ कर्व होता है और ये उस डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये उसको दिखाने की कोशिश करता है। आप ये मान सकते हैं, आपको याद होगा कि आपने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने की कोशिश करी थी जिसमें आपने क्लास इंटरवल लिए थे और उसके करस्पॉन्डिंग आपने एब्सोल्यूट या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ले ली थी। अगर हम कहें कि उसी फ्रीक्वेंसी टेबल में अगर आपने क्लास को बहुत सारे क्लासेस में आप उसको डिवाइड कर दीजिए, अपने क्लास विविध को कम कर दीजिए, तो आपके पास बहुत सारे क्लास इंटरवल आ जाएंगे और साथ में आपके हर क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और आप उन फ्रीक्वेंसी को अगर आपस में ज्वाइन करके किसी स्मूथ कर्व से अगर आप जोड़ देंगे, एक स्मूथ डायग्राम, एक स्मूथ कर्व मिल जाएगा, राइट। तो वही कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली हम यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं और जो हमारे कर्नल डेंसिटी प्लॉट होते हैं इनको हम सिंपली खाली डेंसिटी प्लॉट्स भी कहते हैं। तो डेंसिटी प्लॉट हमारे बिल्कुल जैसे आप कह सकते हैं कि एक स्मूथ किया हुआ हिस्टोग्राम है, राइट। हिस्टोग्राम आपका हो सकता है बहुत ही क्लमजी हो, इस तरीके का हो, राइट, बहुत ही क्लमजी हो, इसमें से बड़ी छोटी पतली पतली इसकी बार्स हो, लेकिन आपने इनके मिड पॉइंट्स को आपने आपस में ज्वाइन कर दिया और आपने इस तरह का देखिए एक ये कर्व तैयार कर दिया, राइट। अब इसमें से क्या है कि इस तरह का कर्व अगर बनाना अगर है तो इस कर्व की स्मूथनेस भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्यों? जैसे ये कर्व अगर हम ऐसे बना दें तो, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इन ब्रेक पॉइंट्स को कम करना चाहते हैं तो हम इस कर्व को स्मूथ करना चाहते हैं, इसको हम ऐसे कहते हैं। तो एक तो हमको इस कर्व को स्मूथ करना है, तो कर्व को स्मूथ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे बार की हमारी विड्थ हैं इनको मुझे कम करना पड़ेगा, राइट। इसको हम और कम कर देंगे इसको इस तरीके से। तो ये जो स्मूथनेस को कंट्रोल करने के लिए हमारा पैरामीटर होता है इसको हम कहते हैं बैंड विड्थ, ओके। तो हम जो अपनी भाषा में कहते हैं कि अगर हम इस बैंडविड्थ को कम कर देंगे तो हमारा कर्व स्मूथ हो जाएगा। और ये बैंडविड्थ को आप एक आसान सी भाषा में समझ सकते हैं कि ये आपके इंटरवल की जो विड्थ है उसी को दिखाने की कोशिश कर रही है, ओके। तो ऑब्वियसली आप अगर अपने इंटरवल की विड्थ को अगर कम कर देंगे तो आपका कर्व ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, ओके। तो इसलिए हम जब भी कभी बैंडविड्थ की बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो एक मोटी मोटी भाषा में क्लास इंटरवल की जो विड्थ होती है उसको उसी की बात हम कर रहे हैं, ओके। अब ये जो हमारा डेंसिटी प्लॉट होता है ये हमारा कोई भी अगर कंटिन्यूस इंटरवल पर हमारा कोई डेटा होता है या अगर कंटिन्यूस टाइम इंटरवल पर हमारा डेटा होता है, ये उसका जो प्लॉट है उसको विजुलाइज करने की कोशिश करता है और उसमें उसके प्लॉट में जो वहाँ उस प्रोसेस से डेटा हमारा जनरेट हुआ है यह उसको विजुलाइज करने की कोशिश करता है, ओके। तो एक अलग तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि जो हमारे डेंसिटी प्लॉट होते हैं ये भी हमारा एक हिस्टोग्राम का ही वेरिएशन है, जहाँ पे हम इस कर्व को स्मूथ करने के लिए कर्नल फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं और कर्नल फंक्शन के थ्रू हम अपने प्लॉट्स की जो नॉइज़ है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। अब एक बात आती है कि नॉइज़ क्या होती है। नॉइज़ हमारे स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही पॉपुलर टर्म है। नॉइज़ को अगर आप इसके शाब्दिक अर्थ से भी आएंगे, नॉइज़ का अर्थ होता है शोर। अब मुझे ये बताइए किस इंसान को शोर अच्छा लगता है? शोर क्या होता है? एक ऐसी आवाज़ है जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है। एक और आवाज़ होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूज़िक, संगीत, वह हमारे कानों को अच्छा लगता है। दोनों आवाज़ें होती हैं और उसी आवाज़ को कभी हम कहते हैं म्यूज़िक, कभी कहते हैं नॉइज़, शोर। तो अगर आप इसके शाब्दिक अर्थ को भी ध्यान देंगे तो म्यूज़िक सभी को प्रिय होता है, वह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो शोर होता है वह सुनने में अच्छा नहीं लगता है। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर नॉइज़ का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके डेटा में बहुत ज़्यादा अगर वेरिएशन आ रहा है, रैंडम वेरिएशन आ रहा है, उसी को हम नॉइज़ भी कह सकते हैं। तो नॉइज़ को आप हम जब भी कभी नाम लेंगे तो आप इसको अपने डेटा में रैंडम वेरिएशन
से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, राइट। और कोई भी अगर आप डेटा सेट आप अगर लेना चाहोगे तो उसमें से आप अपना रैंडम वेरिएशन को कम से कम रखना चाहोगे। ओके, चलिए अब इसमें से आप जब भी कभी आप डेंसिटी प्लॉट बनाने की कोशिश करोगे तो देखिए आपका कुछ ऐसा कर्व बन के आएगा, राइट। ये आपका डेटा पे डिपेंड करता है, ये कर्व ऐसा भी हो सकता है, ये आपका डेटा पर डिपेंड करता है। तो उसमें से हम क्या करते हैं, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो देखिए अगर इसको हम बड़े पैमाने पर अगर बनाने की कोशिश करें तो हम ये कहते हैं कि ये हमारा एक हिस्टोग्राम है और जहाँ पे इसके जो मिड पॉइंट है हम ये मान रहे हैं कि इस मिड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो इस कर्व का जो पॉइंट है वहाँ पर है। तो ये जो कर्व पे हमारे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो हमारे जो उसके पीक होती है वो हमारे हिस्टोग्राम के इंटरवल में के मिड पॉइंट पे जो भी हमारी वैल्यू कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं, या हम एक सिंपल सी भाषा में कह दें कि जो भी हमारी हिस्टोग्राम में जो बार होती है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसको इंडिकेट करने की कोशिश करती है, राइट। अब बात ये आती है कि हिस्टोग्राम बेटर है कि डेंसिटी प्लॉट बेटर है। तो ऑब्वियसली डेंसिटी प्लॉट एक स्मूथ कर्व होता है और उसमें से आपको अगर हम आपको सिंपली एक यहाँ पे अगर ये कर्व बना देते हैं तो आपको यहाँ पे ये इसको देख करके नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर मैंने इस तरह की कितनी हिस्टोग्राम की बार्स ली हैं, 100 ली हैं, 1000 ली हैं, लाख ली हैं कि 10 लाख ली हैं, आपको नहीं पता चलेगा, राइट। इसलिए जब अगर हमारे पास एक डेंसिटी प्लॉट का आउटकम आता है तो वो हमारी नंबर ऑफ बिन्स अर्थात जो नंबर ऑफ हमारी बार्स होती हैं उसका उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके। तो इसलिए हमारे पास देखने में जो भी डेंसिटी प्लॉट है वो आपको एक स्मूथ कर्व देगा और अगर जो आपका हिस्टोग्राम है वो आपको उसकी भी अगर आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो शायद आपको उतने स्मूथ कर्व नहीं देगा, क्योंकि प्रैक्टिस में इतनी सारी बार्स को बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। और अगर अपनी बार्स को आपको इतना ज़्यादा अगर बनाना ही है तो आप सीधे डेंसिटी प्लॉट बनाने की कोशिश करिए, राइट। और वैसे ही हमारे हिसाब से दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आप ये मत समझिए कि इनमें मैं यहाँ पे ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेंसिटी प्लॉट हिस्टोग्राम से अच्छे होते हैं या हिस्टोग्राम डेंसिटी प्लॉट से अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दो हमारे अलग अलग टूल्स होते हैं और उनको हम अपने डेटा पर डिपेंडेंट होते हुए हम जिस जगह पे जिस तरह के ग्राफ की आवश्यकता होती है हम उसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये आपको समझाना बहुत ही आवश्यक है कि ये हिस्टोग्राम से हम डेंसिटी प्लॉट को कैसे प्राप्त करते हैं या हिस्टोग्राम और डेंसिटी कर्व में क्या आपस में संबंध होता है, ओके। तो बहुत मोटी सी बात हो गई, अभी बहुत आसान सी बात अगर हम मोटे मोटे शब्दों में करें तो इतनी आ गई कि अगर आपके पास डेटा सेट बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें से आप अगर हिस्टोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही एक क्लमजी फिगर आ जाएगी जिसमें आपको देख के नहीं समझ में आएगा कि किस बार की कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसी कंडीशंस में आप डेंसिटी प्लॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अब ये जो डेंसिटी प्लॉट्स हमारे होते हैं ये हमारा एक जो कर्नल डेंसिटी एस्टिमेट है उसका इस्तेमाल करते हैं। अर्थात अगर हम कहें कि y इक्वल टू fx हमारा कोई फंक्शन है और हम यहाँ पे x एक्सिस पर x की वैल्यू और y एक्सिस पर हम fx की वैल्यू को अगर हम लेते हैं तो f हमारा कोई ये फंक्शन होगा जिसको हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। तो इसी फंक्शन को हम कहते हैं कर्नल डेंसिटी फंक्शन और इसके बेसिस पे जो हमको एक x की दी हुई वैल्यू पर वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं कर्नल डेंसिटी एस्टिमेट। ये जो हमारे कर्नल डेंसिटी फंक्शंस होते हैं इसके अंदर हमारी कुछ एक हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी फंक्शन को लेकर के आप उसको कर्नल डेंसिटी फंक्शन कह सकते हो, राइट। तो जैसे कि हम आपको एक यहाँ पर उदाहरण देने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के हमारे पास कुछ कर्नल डेंसिटी फंक्शंस होते हैं जो हम सांख्यिकी में पढ़ने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर n हमारा सैम्पल साइज है, सैम्पल साइज का मतलब ये है टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, आपके पास कितने डेटा हैं, 100 डेटा है, 200 डेटा है, 1000 डेटा है, ये इसका नंबर हो गया। h हमारा क्या हो गया, बैंडविड्थ। अब आपको समझ में आ गया कि बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है। और k हमारा एक हम जनरल कोई एक फंक्शन ले लेते हैं। तो एक मैंने देखिए यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है 1/nh समेशन i गोज फ्रॉम 1 टू स्मॉल n k और ब्रैकेट में लिखा x माइनस xi/h और h इज़ ग्रेटर देन 0, राइट। तो हम यहाँ पे आपको कर्नल डेंसिटी फंक्शन के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं
बता रहे हैं, लेकिन हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं कि आप किसी भी फंक्शन को आप कर्नल डेंसिटी फंक्शन बोल सकते हैं या उसको आप कर्नल फंक्शन कह सकते हैं। लेकिन कर्नल फंक्शन हमारे जो भी होते हैं वो हमारे कुछ सांख्यिकी की कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं, और इसकी जो कंडीशन होती है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की कंडीशन होती हैं, उसी से काफ़ी मिलती जुलती होती हैं। राइट, तो एनीवे ये समझना कि कर्नल डेंसिटी फंक्शन कहाँ से आते हैं, ये शायद इस कोर्स के का जो ऑब्जेक्टिव है उससे बाहर की बात है, और अगर मैं आपको बताने की कोशिश भी करूँगा तो शायद आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत कठिन है ये। अगर आप कोई भी इसको सांख्यिकी बुक से उठाएंगे और वहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स का अगर टॉपिक अगर होगा, तो वहाँ से आपको कर्नल डेंसिटी एस्टिमेट्स के बारे में और विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। राइट, तो हम आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं खाली बस कि जो भी हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, उसमें से एक्स एक्सिस पर तो एक्स की वैल्यू होती है और वाई एक्सिस पर हमारी ये एफ एन एक्स हैट की वैल्यू होती है। ये वैल्यू हमारी कहाँ से आती है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे इस तरह के फंक्शन से एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जब जो यहाँ पे के है, के हमारा एक फंक्शन है, के हमारा फंक्शन अलग अलग हो सकता है, और इसको हम बोलते हैं कर्नल फंक्शन। तो कर्नल फंक्शन की चॉइस पर, कर्नल फंक्शन की चॉइस पर जो आपका एफ एन एक्स हैट है, राइट, इसकी वैल्यू आपकी बदलती रहती है, और इसीलिए आप के को अगर आप अलग अलग तरीके से अगर चुनने की कोशिश करोगे तो आपको एक यहाँ पे अलग अलग डेंसिटी प्लॉट या कर्नल डेंसिटी प्लॉट्स आपको मिलते जाएंगे। ओके, अब हम जैसे देखिए यहाँ पे आपको दो यहाँ पे आपको ऐसे कर्नल फंक्शंस का उदाहरण दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि कर्नल फंक्शंस हमारे कैसे होते हैं। हमारे पास बहुत तरीके के कर्नल फंक्शंस होते हैं, और उसमें से एक है जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कर्नल। अब रेक्टेंगुलर इसका नाम है, इसका अगर आप आकार अगर प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ वो शायद एक आयताकार जैसा कुछ दिखाई देगा, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है। ओके, ये फंक्शन क्या होता है कि एक्स की अगर हमारा कोई भी एक्स की वैल्यू अगर हमारी -1 और 1 के बीच में अगर लाई करेगी तो ये हरदम एक ही वैल्यू लेगा 1/2, और अदरवाइज ये वैल्यू 0 लेगा। और उसी तरीके से हमारा एक और फंक्शन है, इसका नाम थोड़ा सा कठिन है, इसकी स्पेलिंग है EPANECHNIKOV, इसको हम बोलते हैं एपेनिचनिकोव कर्नल। तो इस कर्नल का जो हमारा फंक्शन होता है, इसका कुछ हमारा मैथमेटिकल फंक्शन इस तरीके का देखिए होता है कि अगर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी अगर 1 से कम होगी, अर्थात एक्स अगर हमारा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो इसमें से के एक्स की वैल्यू हमारी 3/4 × 1 - x² से निकाली जाएगी, और बाकी जगह पे इसकी वैल्यू हमारी 0 होगी। राइट, उसी तरह से हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है जो हमारा कुछ इस तरीके का उसका कर्व होता है, और इसका जो हमारा फंक्शन होता है ये हमारा कुछ ऐसा होता है 1/σ√2π एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 x - μ/σ² राइट, जहाँ पर हमारे पास इसमें से म्यू और सिग्मा इसके पैरामीटर होते हैं, और जो म्यू और सिग्मा होते हैं, म्यू हमारा जो उसका पॉपुलेशन मीन है उसको डिनोट करता है, और सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन को इंडिकेट करता है। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होते हैं इसके बारे में अभी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। तो उसी तरह से इस फंक्शन के ऊपर भी हमारा जो कर्नल डेंसिटी फंक्शन होता है उसको बोलते हैं गाउसियन कर्नल। ये जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका हमारा एक और नाम होता है गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, इसीलिए हम इसका जो कर्नल है उसको हम कहते हैं गाउसियन कर्नल। राइट, ओके, अब हम चलिए एक उदाहरण लेते हैं, और उस उदाहरण के थ्रू आपको हम इस कर्नल डेंसिटी प्लॉट के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक कंटिन्यूस डेटा ले लिया है जिसमें मैंने 50 लोगों की हाइट सेंटीमीटर्स में रिकॉर्ड कर ली है, और इसको मैंने एक वेरिएबल हाइट में मैंने इसको स्टोर कर लिया है इस तरीके से। राइट, अब हम इसी डेटा पर हम आपको एक कर्नल डेंसिटी फंक्शन करके दिखाएंगे, और आपको उसके अंदर जो हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उनको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, और हमारा उससे कर्व हमारा कैसे अफेक्ट होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। राइट, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ये लिखा हुआ है, आपको अगर डेंसिटी का अगर प्लॉट करना है तो इसका कमांड बहुत ही सिंपल होता है। आप लिखिए प्लॉट और पैरेंथेसिस में आप लिख दीजिए डेंसिटी, और उसके बाद पैरेंथेसिस में आप लिख दीजिए अपने वेरिएबल का नाम जिसके लिए आप अपने इस प्लॉट को निकालना चाहते हैं। तो देखिए आप अगर यहाँ पे जो आपका हाइट का डेटा है, अगर आप उसके ऊपर डेंसिटी प्लॉट निकालना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे लिख दिया हाइट, और इसमें से जो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है ना आर में, ये हमारा गाउसियन कर्नल होता है
जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। और जब आप इसको प्लॉट करोगे तो देखिए आपको कुछ ऐसा कर्व मिल जाएगा। अब आप ये देख सकते हो कि देखिए ये जो कर्व आ रहा है, देखिए ये कुछ स्मूथ कर्व आपको नहीं लग रहा है। अब देखिए इसका कर्व यहाँ पे देखिए ये जो शेप है यहाँ पे कुछ इस तरह से अलग अलग हो रहा है। तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके का हिस्टोग्राम बना हुआ था, राइट। और आपने उस हिस्टोग्राम के जो हमारे जो मिड पॉइंट्स होते हैं उनको आपने आपस में जॉइन करने की कोशिश करी है। तो अब ऑब्वियसली अगर आप इस हिस्टोग्राम की जो विड्थ हमारी है इसको अगर कम करते जाएंगे तो आपके इस तरह का जो वेरिएशन हो रहा है ये आपका कम होता जाएगा, राइट। और इसीलिए आप अगर यहाँ पे देखेंगे जब आपका यहाँ का प्लॉट बन के आता है तो इसमें आपको देखिए यहाँ पे n = 50 दिया है। इसका मतलब कि आपके टोटल कितने ऑब्जर्वेशन थे उनकी ये वैल्यू दी है। और देखिए इसके आगे क्या दिया हुआ है, बैंडविड्थ = 5.397। बैंडविड्थ का क्या मतलब है, कैसे मैंने बताया था कि आपको कि मोटी मोटी भाषा में आप इसको ले सकते हो कि ये आपके इस हिस्टोग्राम के जो बार्स बने हैं ये इनकी विड्थ के बारे में आपको बता रहा है। तो इसने इस कर्व को प्लॉट करने में इस बैंडविड्थ को इस्तेमाल किया है। और देखिए यहाँ पर जो भी कुछ दिया हुआ है वैल्यूज़ वाई एक्सिस पर, ये एक्चुअली में इसकी प्रोबेबिलिटीज़ को दिखाती हैं जो आपकी ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। और लेकिन इसकी जो वैल्यू है ये आपने उसी जो अपने गाउसियन कर्नल से निकालने की कोशिश करी है, राइट। तो अब हम देखिए आपको जरा सा इसके बारे में पहले हम आपको समझा देते हैं, फिर हम आपको आर कंसोल में करके दिखाएंगे, राइट। अब अगर जरा सा इसी डेटा का आप हिस्टोग्राम बनाइए और इसी डेटा का आप अगर ये कर्नल डेंसिटी प्लॉट बनाइए तो देखिए दोनों को मैंने बगल बगल रख दिया जिससे कि आप दोनों को एक साथ कंपेयर कर सकें। जरा आप 1 मिनट इसको देखिए, इसमें क्या आपको किस तरीके का दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से आप अगर चलने की कोशिश करिए अगर, तो ये जो पॉइंट्स आपके इस हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स हैं आप इन्हीं को तो आप कुछ ज्वाइन करने की कोशिश करो। और इसीलिए देखिए और इन्हीं को जब आप ज्वाइन को देखिए ये वाला जो पार्ट है मैं देखिए यहाँ पे गोला कर रहा हूँ, ये कुछ यहाँ से नहीं मिल रहा है। और जो ये वाला पार्ट हमारा देखिए जो मैं बना रहा हूँ ऐसे करके, ये देखिए कुछ इससे नहीं मिल रहा है। और इसी तरीके से आप इसके, लेकिन अब इसमें से ये है कि इसको ज्वाइन करने के लिए आपने अपने इस कर्नल डेंसिटी फंक्शन का इस्तेमाल किया है। तो आप ये देख सकते हो कि इसमें से जिस तरह की आपको वैल्यू दिखी, आपने जो भी x की वैल्यू यहाँ पे ली है और कर्नल डेंसिटी फंक्शन में ली है, दोनों आपकी मिलती जुलती ही हैं। बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि आपने यहाँ पे इसको एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी में प्लॉट कर, अगर आप इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में प्लॉट करेंगे तो आपको जो आपकी कर्नल डेंसिटी फंक्शन में वाई एक्सिस पर वैल्यू है इन्हीं से मिलती जुलती आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो इसको देखिए, आपको देखिए देख करके समझ में आ जाएगा कि ये हमने इसको हिस्टोग्राम की बार के जो टॉप पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन किया। लेकिन इसमें बस मैंने कोशिश ये करी है कि ये जो बार की विड्थ हमारी ये हमारी और कम होती जा रही है, राइट। और बार की जो विड्थ है इसी को मैंने बैंड विड्थ से कंट्रोल करने की कोशिश करी है। ओके, अब हम आपको देखिए इसके अंदर एक चीज़ और दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको आर कंसोल पर लेकर के आएंगे। देखिए आप जरा सा पहले इन दो कर्व्स को आपस में देखने की कोशिश करिए। दोनों कर्व हमारे एक ही डेटा पर बनाए हुए हैं और इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर का इस्तेमाल किया है एडजस्ट। तो यहाँ पर मैंने लिया है एडजस्ट = 0.5 और यहाँ पर मैंने लिया है एडजस्ट = 1, राइट। इन दोनों कर्व्स को देख करके आपको कैसा लग रहा है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कि पहले इसको हम कह देते हैं कर्व नंबर 1 और कर्व नंबर 2, आपको समझने में आसानी रहेगी हमारे साथ। तो कर्व नंबर 1 में आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर आपने जो आपके वेरिएशंस हो रहे थे वो कुछ बहुत ही बारीक हो रहे थे और इनको मैंने और स्मूथ करने की कोशिश करी मैंने, जैसे देखिए ये तो हमारा कुछ इस तरीके का कर्व बन गया, राइट। और अगर ध्यान देंगे, देखिए नीचे भी लिखा है फिगर नंबर 1 में जो बैंडविड्थ है 2.698 और सेकंड फिगर में आपकी बैंडविड्थ 5.397 है। तो ऑब्वियसली आप अगर अपने जो हिस्टोग्राम की अगर विड्थ को अगर आप बढ़ा दोगे, अगर आपने एक ऐसा हिस्टोग्राम अगर बना दिया, अगर खाली 2 पॉइंट अगर इसको मिलाना तो बहुत ही आसान काम है। लेकिन अगर आप इसी में आप अगर बहुत सारी अगर हिस्टोग्राम को बना दोगे तो शायद उनका कुछ इस तरीके के कर्व आ सकता है, राइट। तो आपको मैं दिखाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये जो बैंडविड्थ है इसका इस कर्नल डेंसिटी फंक्शन पर क्या असर होता है और आप इस एडजस्ट वैल्यू के द्वारा आप इस बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसे आप एडजस्ट वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे इसकी बैंडविड्थ बढ़ती जाएगी। हाँ, एक सवाल आता है कि किस वैल्यू पर कितनी बैंडविड्थ होगी, तो उसके लिए हम आपको सजेशन देंगे कि जब भी आप कभी डेटा से इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो आप इसको सबसे पहले जरा सा कुछ वैल्यूज़ को ले करके आप कुछ एक्सपेरिमेंट करिए और उसकी बेसिस पर आप ये देखिए कि किस वैल्यू पर आपको कैसा कर्व मिल रहा है और जो कर्व आपको सूट करे आप उसको
लेने की कोशिश करिएगा। राइट, तो चलिए अब हम आपको अपने आर कंसोल पर इन कर्नल के कंसिस्टेंसी प्लॉट्स को प्लॉट करके दिखाते हैं। तो देखिए ये मैंने अपना हाइट का डेटा मैंने यहाँ पे ले लिया और अब हम देखिए यही वाला जो आपका कमांड था कर्नल डेंसिटी को प्लॉट करने के लिए, प्लॉट डेंसिटी और कहाँ पे हाइट के ऊपर, इसको हम देखिए प्लॉट करते हैं। तो देखिए आपको ये कर्व मिल गया। ये देखिए वही कर्व तो है जो आपने अभी यहाँ पे प्लॉट किया है। ओके, और इसी कर्व में आप अगर यहाँ पर मान लीजिए आपको ये आप कहना चाहते हो एडजस्ट, अगर आप तो एडजस्ट में आप क्या करोगे, तो मैंने इसको देखिए यहाँ पर 0.5 और 1 करने की कोशिश करूँगा। हाँ, इसी में देखिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम प्लॉट कर रहा हूँ और आपको हमारे स्क्रीन पर ध्यान रखना है कि जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये जो आपका डेंसिटी प्लॉट है इसकी जगह पे हिस्टोग्राम आ जाएगा, देखिए राइट। और अगर हम इसी में देखिए अगर हम इसको बार बार अगर हम रिपीट करते हैं तो देखिए आपको इस तरह का फिगर मिलती रहेगी। तो आपको शायद एक अंदाज़ा आया हो कि दोनों की फिगर आपस में कैसे मैच कर रही है। ओके, एनीवे, तो चलिए अब हम ज़रा सा इसमें अपने एडजस्ट पैरामीटर को हम देखते हैं। मैंने आपकी देखिए एडजस्ट की वैल्यू यहाँ पे कर दी है 0.5 और जब मैंने इसकी एडजस्ट की वैल्यू 0.5 करी तो देखिए आपको कर्व कुछ ऐसा मिल रहा है जिसमें बहुत सारा वेरिएशन है। अब हम एक काम करते हैं, इसी में हम एडजस्ट की वैल्यू को बढ़ाते हैं और हम कर देते हैं 1। हम जैसे ही एंटर करेंगे आप इस कर्व का जो स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है आप उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपको हो गया। अब जरा सा हम इसको और आगे बढ़ा देते हैं तो देखिए क्या होता है। अब हम कर रहे हैं इसकी वैल्यू कर रहे हैं 2। अब जरा सा आप बताइए इसमें से क्या होगा, जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे इस कर्व का स्ट्रक्चर कैसे बदलेगा, जरा इसको सोचिए। और जब आप सोचने की कोशिश करेंगे तो देखिए आपको कैसा मिलेगा, ये आपकी कर्व की विड्थ और स्मूथ हो जाएगी। देखिए ये आपका हो गया। तो इस तरीके से अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का कर्व चाहते हैं और किस तरीके का कर्व आपके डेटा को अच्छे तरीके से इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। यहीं पर देखिए मैंने इसी एग्जांपल को मैंने आपको एडजस्ट इक्वल टू 1 और एडजस्ट इक्वल टू 2 करके दिखाया है। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि इस एडजस्ट पैरामीटर के थ्रू आप अपनी बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एडजस्ट इक्वल टू जब मैंने किया 1 तो बैंडविड्थ इतनी हो गई और जब 2 किया तो इसकी डबल हो गई। तो आप ये मोटा मोटा मान सकते हैं कि जब हम एडजस्ट विड्थ को डबल कर रहे हैं तो आपकी बैंडविड्थ ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। राइट, अब देखिए यहाँ पे इसी स्लाइड में मैंने ये एडजस्ट इक्वल टू 0.5, 1 और 2 सबको मैंने एक साथ प्लॉट कर दिया है। तो इन तीनों को आप अगर एक साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि जब मैंने लिया एडजस्ट इक्वल 0.5 तो इस वाले कर्व में देखिए जो भी आपका वेरिएशन आ रहा है बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप इस पार्ट को देखें अगर, और इसी में अगर मैंने एडजस्ट को 1 कर दिया है तो इसी पार्ट में आप अगर देखेंगे तो आपका कर्व स्मूथ हो गया। और जब एडजस्ट की वैल्यू मैंने आगे और भी बढ़ा दी 2 कर दी तो देखिए ये वाला कर्व आपका काफ़ी स्मूथ हो गया। राइट, तो देखिए ऐसे ही हम इसमें अपने इस एडजस्ट पैरामीटर से हम अपने कर्व का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, इसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें से हम आपको ये भी दिखाते हैं कि अगर हम अपने जो कर्नल की चॉइस को बदल देते हैं तो आपका देखिए ये कर्व अलग अलग होता जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पे अगर मैंने और कर्नल की चॉइस को अगर आपको चेंज करना है तो आप कह सकते हैं KERNEL इक्वल टू और सिंगल कोट में आपको उस कर्नल का नाम लिखना होगा। अब इसमें से बहुत सारे आपके कर्नल की चॉइस होती है, वो आप जब इसमें हेल्प मेन्यू में जाएंगे आप तो वहाँ से आपको इसके बारे में और डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, तो आपने देखिए मैंने उसी डेटा के ऊपर, हाई डेटा के ऊपर मैंने यहाँ पे 2 तरह की कर्नल चॉइस ली है। एक ली है गाउसियन और दूसरी ली मैंने रेक्टेंगुलर। ओके, और दोनों का आप अगर प्लॉट करेंगे तो देखिए आपको कुछ दोनों के स्ट्रक्चर में फ़र्क दिखाई पड़ रहा है। ये आपकी फिगर नंबर 1 है, ये आपकी फिगर नंबर 2 है। फिगर नंबर 1 में आप अगर देखेंगे कर्व आपका काफ़ी स्मूथ है, यहाँ पे देखिए आप काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है। और हाँ, आपको ध्यान रखना है कि इसमें दोनों में बैंडविड्थ आपकी बराबर है 5.397 और 5.397। तो आपको ये अब देखिए यहाँ से ये देख के समझ में आ जाएगा कि चॉइस ऑफ कर्नल फंक्शन भी इस कर्व के स्ट्रक्चर को चेंज करने में आपकी सहायता करती है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चॉइस का कर्नल लेते हैं और कौन सी चॉइस का कर्नल आपके डेटा को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, उसी तरीके से आप अगर 2 और हमारे पास कर्नल होते हैं, अगर आप उसको यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करोगे तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया कर्नल इक्वल टू पेनिचिनिको और यहाँ पर मैंने ले लिया कर्नल इक्वल टू ट्रायंगुलर। राइट, तो देखिए इसमें इसका भी आप अगर देखेंगे ये वाला पार्ट अगर, तो आपको थोड़ा सा देखिए अंतर इसमें दिखाई देगा। राइट, तो इसी तरीके से आपको मैं ये दिखाना चाहता था कि आप अगर अलग अलग तरीके के कर्नल आप अगर लोगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्लॉट्स मिलते जाएंगे। राइट, तो जरा सा हम आपको इसको देखिए आर कंसोल में करके दिखाते हैं। तो देखिए चलिए इसको हम क्लियर कर लेते हैं।
तो यहाँ पे जब आपने गॉसियन करने लिया तो देखिए आपको ऐसा प्लॉट मिल गया, और जब आपने यहाँ पे रेक्टेंगुलर करने लिया तो देखिए आपको ये प्लॉट बदल गया, और जब आपने एपेनिचेरनिकोव कर्नल को लिया तो देखिए आपका प्लॉट फिर से देखिए कुछ अलग हो गया, और जब आपने ट्रायंगुलर कर्नल को लिया तो देखिए आपका प्लॉट यहाँ पे कुछ अलग हो ऐसा हो गया। राइट, तो मेरा आपको दिखाने का मतलब सिर्फ इतना सा हमारा ध्येय था कि आपको हम ये दिखा दें कि कैसे आपका ये जो प्लॉट है ये आपके भिन्न भिन्न तरीके के कर्नल की चॉइस पर डिपेंड करता है। राइट, तो अब आपको देखिए समझ में आ गया कि इस तरह के स्मूथ कर्व बनाना बहुत ही आसान काम है। राइट, आपको थोड़ा सा लेकिन समझना पड़ेगा कि इसके पीछे के बेसिक फंडामेंटल क्या हैं। ओके, अब हम आपको देखिए एक और हमारा कर्व होता है स्टेम एंड लीफ प्लॉट्स। ये जो हमारे स्टेम एंड लीफ प्लॉट्स होते हैं ये हमारे कर्व में जो भी हमारी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज होती हैं बिल्कुल हिस्टोग्राम की तरीके से उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। स्टेम लीफ देखिए क्या होता है, एक अगर हम एक अगर हम पौधे की पिक्चर बनाएं तो पौधे में क्या होता है, एक बीच में स्टेम होता है। राइट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तना, और इसी के दोनों ओर इसमें से पत्तियां निकली होती हैं। राइट, इसी तरीके तो आपका पौधा होता है, तो पौधे और जो पौधे की पत्तियां होती हैं इन्हीं को तो बोलते हैं लीफ। तो जिस तरीके से हमारा हिस्टोग्राम हमारा डिफरेंट एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज को इंडिकेट करता है, उसी तरीके से स्टेम एंड लीफ जो प्लॉट हैं ये भी हमारे एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को ही इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा एक अलग स्ट्रक्चर होता है। और ये जो हमारे स्टेम एंड लीफ प्लॉट होते हैं ये हमारा एक टेक्सचुअल ग्राफ होता है। टेक्सचुअल ग्राफ का मतलब क्या था, आप इसका वर्ड देखिए टेक्स्ट, तो जो हमारे नंबर्स होते हैं हम उन्हीं को ग्राफ में लिखने की कोशिश करते हैं, और जबकि हम हिस्टोग्राम में हम अपनी उसकी फ्रीक्वेंसी को साफ साफ लिखने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम जब इस तरह का टेक्सचुअल ग्राफ बनाते हैं तो उसमें से जो हमारा डेटा होता है, जो अपने उस डेटा की मोस्ट सिग्निफिकेंट न्यूमेरिक डिजिट होती है उसके हिसाब से बनने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो स्टेम एंड लीफ प्लॉट होता है ना, ये हमारा छोटे डेटा सेट है, उसमें इसके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। ये आपको अभी इसका प्लॉट दे करके पता चल जाएगा। और जो भी हमारे स्टेम एंड लीफ प्लॉट में क्या होता है, हमारा एक सॉर्ट ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी टेबल की तरीके से, जहाँ पे हम उस डेटा को दो हिस्सों में बांट देते हैं, हम उसको स्प्लिट कर देते हैं। एक को हम कहते हैं स्टेम और दूसरे को बोलते हैं लीफ। आपका स्टेम क्या होता है, जो उस डेटा की पहली डिजिट्स है उसको हम बोलते हैं स्टेम, और जो उसकी अंतिम डिजिट है उसको बोलते हैं लीफ। जैसे कि अगर हम कहें कि कोई हमारा नंबर है 56, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 5 और 6। जो 5 होगा उसको हम बोलेंगे स्टेम, और जो 6 हमारा होगा उसको बोलेंगे हम लीफ। राइट, और अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि कोई ऐसा नंबर है जिसका स्टेम है 2 और लीफ है 8, इसका मतलब है कि इसका जो करस्पॉन्डिंग डेटा है ये आपका 28 है। राइट, तो इसी तरीके से हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। और स्टेम लीफ बनाने के लिए आपको पहले मैं बेसिक फंडामेंटल बता दूं, उसके बाद तो ये सॉफ्टवेयर बना करके आपको दे देगा। तो उसके लिए हम अपने हर एक ऑब्जर्वेशन को स्टेम और लीफ में हम उसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। राइट, और उसके बाद में स्टेम के अंदर हमारी कितनी भी डिजिट हो सकती हैं, लेकिन लीफ में हमारी सिर्फ खाली एक ही डिजिट होगी। और जो हमारे स्टेम होते हैं, जो स्टेम के करस्पॉन्डिंग जो हमारे नंबर्स होते हैं, उनको हम एक वर्टिकल कॉलम में लिख देते हैं, और इस तरीके से कि जो सबसे ऊपर हमारा सबसे छोटा वाला नंबर रहेगा, और उसके बाद हम उसके बगल में एक ऐसी वर्टिकल लाइन बना देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखे और इसके बाद मैंने एक लाइन बना दी, और उसके बाद में इस लाइन के अगली ओर हम अपने जो लीफ के वैल्यूज़ हैं हम उनको यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाते हैं, हर एक स्टेम के करस्पॉन्डिंग। राइट, तो इसको देखिए हम आपको एक उदाहरण के थ्रू करके दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो आर सॉफ्टवेयर में स्टेम एंड लीफ को प्लॉट करने का हमारा कमांड होता है STEM स्टेम, और पैरेंथेसिस में हम उसमें से जो भी आपका डेटा होता है हम उसको कह देते हैं, और उसके साथ में हमारे पास यहाँ पे एक और पैरामीटर होता है स्केल, और एक पैरामीटर होता है हमारा विड्थ। राइट, तो अगर हम कह दें कि स्केल हमारा हमने लिया है 1, और अगर हम स्केल इक्वल टू 2 कर देते हैं, तो आप एक मोटी भाषा में आप ये ऐसा समझ सकते हैं कि स्केल की वैल्यू 2 करने पर जो भी आपका प्लॉट होगा स्टेम इक्वल टू 1 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। राइट,
इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, ये जब अभी हम उदाहरण लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो विड्थ हमारा होता है, ये विड्थ हमारा जो भी उस प्लॉट की विड्थ होती है उसको ये कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ले लें 80 तो कुछ वैल्यू मिल जाएगी, और अगर हम उसको कम या ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो प्लॉट की विड्थ हमारी कम या ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप एक डेटा लेकर के उसमें से विड्थ को चेंज करके आप इस वैल्यू को समझने की कोशिश करिए। राइट, अब हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू हम आपको ये सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक मैंने यहाँ पे 15 ऑब्जर्वेशन का एक डेटा सेट ले लिया है और उसमें से क्या किया है कि 15 लॉट्स को क्वालिटी कंट्रोल के लिए चेक किया गया और उसमें देखा गया कि हमारे हर एक लॉट में कितने कितने डिफेक्टिव आइटम्स थे और उनकी संख्या देखिए यहाँ पर ऐसे लिख दी गई है। और इसी डेटा को मैंने एक डेटा वेक्टर में डिफेक्टिव के अंदर स्टोर कर लिया है और ये देखिए आपका डिफेक्टिव डेटा वेक्टर है। राइट, तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने स्टेम लीफ प्लॉट बना के दिखाया है और आप अगर देखेंगे तो स्टेम बनाने का आपका जो कमांड होता है वो होता है STEM और पैरेंथेसिस में हम अपना जो भी डेटा वेक्टर यहाँ पे लिख देते हैं। और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर कुछ ऐसा एक ग्राफ मिल जाएगा, ऐसा कुछ एक पिक्चर मिल जाएगी। इसको हम आपको अभी आगे समझाने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। देखिए यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसा लिखा होता है द डेसिमल पॉइंट इज़ 1 डिजिट टू द राइट ऑफ द लाइन। ये कौन सी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया था, एक उन्होंने आपको वर्टिकल लाइन खींच दी है और इसमें से आपको ये बहुत ही आवश्यक होता है कि जो मैंने आपको ये ऑप्शन बताया है यहाँ पे, ये वाला स्केल वाला और विड्थ वाला, इनको आप इस्तेमाल करके आप ये देखने की कोशिश करिए कि आपको कहाँ पे सही इंटरप्रिटेशन मिल रहा है। सही इंटरप्रिटेशन हर जगह मिलेगा लेकिन जो एक आम आदमी को समझ में आता है। तो देखिए हम पहले हम एक काम करते हैं, हम इसमें से इस पैरामीटर को चेंज करके आपको 2 ग्राफ दिखाते हैं और फिर हम उसके इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपने जब इसका डिफ़ॉल्ट दिया है तो इसमें से वो जो इस वैल्यू जो आपका पैरामीटर की वैल्यू 1 ले लेता है। अब हम इसको आपका देखिए, ये तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया जो हमें आपको अभी मैं करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे स्केल का जो पैरामीटर है इसको मैंने चेंज किया है। जो पहले वाले केस में मैंने आपको बताया था कि जो पैरामीटर आपका स्केल है इसकी वैल्यू क्या है 1 और अब इसको मैंने 2 कर दिया है। ओके, तो अब इसमें से देखिए हम ये इसका देखिए आउटपुट आ रहा है। आप ज़रा इसका आउटपुट समझने की कोशिश करिए कि ये कैसा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और यहाँ पे देखिए एक आपका ये और यहाँ पे फिर बनी हुई है ये वर्टिकल लाइन और इस वर्टिकल लाइन के दाहिने ओर इस साइड में आप अगर देखेंगे आपको कुछ यहाँ पे संख्या दिखाई पड़ रही हैं। तो देखिए ये जो अगर हम कह दें कि ये लिखा हुआ है 1, राइट, तो यहाँ पे जब हम इसको देखेंगे क्या लिखा है 8, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये आपका स्टेम वाला पार्ट है और जो वर्टिकल लाइन के दाएं हाथ वाला पार्ट है ये आपका लीफ वाला पार्ट है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर स्टेम आपका होता है 1 और लीफ होता है 8, तो आप इसको कैसे पकड़ते हो, आपका डेटा 18। आप देखिए क्या कोई आपके डेटा सेट में कोई ऐसा डेटा है 18, देखिए ये है। उसके बाद आप अगले डेटा में आइए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेम की वैल्यू है 2, लीफ की वैल्यू क्या है 4, तो ये क्या बन जाएगा 24। क्या आपके डेटा में कोई 24 डेटा है, देखिए ये है। उसके बाद आप ज़रा सा थर्ड में आइए, यहाँ पे स्टेम की वैल्यू है 3 और लीफ की वैल्यू है 4 5 8। इसका मतलब क्या है, आप स्टेम को लिखिए 3, लीफ को लिखिए 4, स्टेम लिखिए 3, लीफ लिखिए 5, स्टेम लिखिए 3 और लीफ लिखिए 8। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये 3 डेटा सेट हमारे पास हैं 34 35 38। ज़रा अब हम देखने की कोशिश करते हैं क्या यह डेटा सेट आपके डेटा में है। देखिए 34 भी है और 35 भी है और 38 भी है। और उसी तरीके से आप अगर मान लीजिए अगले डेटा में अगर आप आते हो यहाँ पे 4 में, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 44 46 48 और 49। जैसे 4 को आप 4 के साथ में ऐड करिए, 4 को 6 के साथ में ऐड करिए, 4 को 8 के साथ में ऐड करिए, 4 को 9 के साथ में ऐड करिए। तो देखिए आप ये जो डेटा के आपके पास देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अगर देखिए तो ये देखिए डेटा लिखा हुआ है 44, उसके बाद लिखा हुआ है 46, उसके बाद लिखा है 48, उसके बाद लिखा हुआ है 49, राइट। और अब आप जब आप स्केल इक्वल टू 1 करते हैं तो इसने क्या किया है, देखिए इन सारी फ्रीक्वेंसी को उसने आपस में कंबाइन कर दिया है। जैसे 0 से 2 आपका जो आपने यहाँ पे 1 और 2 किया था, इसको उसने एक साथ कंबाइन कर दिया है।
राइट, तो ये वाला देखिए ग्राफ बहुत अच्छा आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें इसने टू मच कंप्रेशन कर दिया है, आप कंप्रेशन बहुत ज़्यादा कर दिया है। तो अब अगर आप इस अपने ग्राफ को समझने की कोशिश करिए तो देखिए इसने क्या किया है, जैसे आपका हिस्टोग्राम बनता है, इसने आपको देखिए ऐसा ही तो एक हिस्टोग्राम बनाकर दे दिया है कि 1 से 10 के बीच में जो वैल्यू है उसमें आप जो भी आपकी वैल्यू है उसमें उसने आपको ये वाला बार दे दिया। फिर उसने आपको 10 से 20 के बीच की जो वैल्यू है उसमें उसमें ये वाला बार दे दिया। फिर उसने बताया कि 20 से 30 के बीच में वैल्यू आपके पास कितनी वैल्यू है, ये 3 वैल्यू हैं, 34, 35, 38। तो ये देखिए आपका स्टेम लीफ होता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये आपका डेटा सेट अगर छोटा सा है तो आप इसको देख करके समझ सकते हैं, लेकिन अगर डेटा बहुत ज़्यादा साइज़ का है तो बेटर है कि आप हिस्टोग्राम बना लीजिए। और देखिए ये आपका इन्हीं का स्क्रीनशॉट है, मैं आपको इसको अभी आर कंसोल में करके दिखाऊंगा, लेकिन इसके पहले जरा आप इसको आप हिस्टोग्राम से कंपेयर कर लीजिए। तो देखिए इसी डेटा का अगर हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, और हिस्टोग्राम को मैंने थोड़ा सा 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया है। तो मैंने देखिए ये जो आपका स्टेम प्लॉट आया है, ये भी देखिए आपका इसी तरह के डेटा का है ये, राइट। और देखिए यही हिस्टोग्राम यहाँ पे बना हुआ है। जैसे देखिए ये दे रहा है 10 से 20 के बीच में वैल्यू, यही वैल्यू आपकी यहाँ पर इंटरवल में है, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे 40 से 50 के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। तो यहाँ पे 40 से 50 के बीच में कितनी वैल्यू है, 4। आप ज़रा सा अपने आप यहाँ पर देखिए 40 से 50 के बीच में कितनी वैल्यू है, 4। कौन कौन सी वैल्यू है आपको यहाँ पे ये भी पता चला है, 44 है, 46 है, 48 है, 49 है। और यही खाली फ़र्क होता है आपका हिस्टोग्राम और स्टेम एंड लीफ प्लॉट में। स्टेम एंड लीफ प्लॉट में आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाती है, लेकिन अगर ये डेटा बहुत ज़्यादा होगा तो आपको ये पिक्चर ठीक से नहीं दिखाई देगी। चलिए अब हम आपको इसी ग्राफ को ज़रा सा अपने आर कंसोल में भी करके दिखा देते हैं, सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे तैयार होता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने अपना ये डेटा यहाँ पे कॉपी कर लिया, तो देखिए ये आपका डिफेक्टिव का डेटा आ गया, राइट। अब हम इसी में आपको इसमें स्टेम प्लॉट करके दिखाते हैं। तो पहले इसका जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रहा है उसको हम आपको बनाते हैं। तो देखिए ये तो आपका डिफ़ॉल्ट आ गया, राइट। अब इसी में हम देखिए ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आई है ये आपकी स्केल इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग की वैल्यू है। आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, देखिए इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, राइट। अब हम यहाँ पे ज़रा सा स्केल इक्वल टू देखिए 2 कर देते हैं, तो देखिए क्या हो गया, आपको वही पिक्चर मिल गई जो आपने अभी वहाँ पे देखिए स्लाइड में, राइट। और इसी में आप अगर इसकी अगर आप अगर स्केल की वैल्यू को कुछ और बढ़ा देंगे 3, तो कुछ आपको ऐसी वैल्यू मिल जाएगी इसमें आपको। लेकिन आप देखोगे कि इसमें इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। इसने इसका इंटरवल को जो 10 से 20 और 20 से 30 के बीच में कहता है, उसने उसको 10 से 15, 15 से 20, 5-5 के इंटरवल पे कर दिया है। तो ये काम आपका होता है कि आप इस डेटा को किस तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं और कौन से स्केल की वैल्यू और विड्थ की वैल्यू पर आपको यहाँ पे सही डेटा का प्रेजेंटेशन मिलता है, राइट। ओके, चलिए तो अब हम इस लेक्चर में यहाँ पे रुकेंगे। और आपने देखा कि मैंने यहाँ पे पर आपके डेंसिटी प्लॉट और स्टेम एंड लीफ प्लॉट की बात करी, जो एक हमारे बिल्कुल अलग तरीके के कर्व हैं। और डेंसिटी कर्व हमारा बहुत इस्तेमाल होता है जब हमारा ख़ास तौर पे हमारा डेटा बड़े साइज़ का होता है। लेकिन ये दोनों कर्व में बहुत ख़ास बात है कि आप कभी आँख बंद करके कर्व नहीं बना सकते हैं। और ये किस डेटा में आपका कौन सा डेंसिटी प्लॉट अच्छा बनेगा, किस डेटा के लिए आपको स्टेम एंड लीफ प्लॉट में स्केल की क्या वैल्यू होगी, इसको बताने के लिए कभी ऊपर से कोई नहीं आएगा। ये सिर्फ आपको डेटा को देख करके डेटा के साथ प्ले करते आपको खेलना पड़ेगा, और आपको बार बार पैरामीटर की चॉइस को बदलते हुए आपको कर्व्स बनाने पड़ेंगे और उसको अपने डेटा के साथ में मैच करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए कि कौन सा हमारा कर्नल जो है वो हमको एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव कर दे रहा है, यह आपका इसका फ़ैसला आपको खुद से करना पड़ेगा। और फैसला करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप उसके हेल्प मेन्यू में आइए, आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे आपको कर्नल की चॉइस पड़ी हुई है। अच्छी बात तो ये होगी कि आप एक बार कोई किताब उठा करके आप उस कर्नल के बारे में पढ़ने की कोशिश करिए कि ये कर्नल्स क्या होते हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, और फिर उनको समझने के बाद आप इन कर्व्स को ट्राई करिए। लेकिन अगर आप एक
छोटे रास्ते से आना चाहते हैं तो आर के अंदर जो भी हमारे संभव कैनल्स हैं इनकी इसकी हेल्प मेन्यू में लिस्ट दी होती है। आप एक एक कैनल की चॉइस को लीजिए और उसी डेटा पे अपने कर्व को प्लॉट करिए, उसके पैरामीटर्स को आप चेंज करने की कोशिश करिए और देखिए कि आपको किस जगह पर आपको एक ऐसा कर्व मिल रहा है जो आपके डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसी को हम बोलते हैं अच्छा कर्व। अच्छा कर्व वो नहीं होता जो मुझको आँख से दिखाई दे कि उसका रंग लाल है कि पीला है। अच्छा कर्व वो होता है जो हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि हम तो डेटा के अंदर जो इन्फॉर्मेशन छिपी है हम उसको हाथ पकड़ करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, तो आप छोटे छोटे एग्जाम्पल लीजिए, प्रैक्टिस करिए और मैं आपको अगले टाइम पे मिलने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।